Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about penicillin G production again started in India. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए इस आर्टिकल को समझने के लिए पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा अबाउट टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी मेडिसिन। जो भी दवाइयां हम खाते हैं, दवाइयों में दो ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एक होता है एपीआई, जिसको हम लोग कहेंगे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। तो एपीआई जो होता है, इसी के अंदर मेन थ्योरेपेटिक इफेक्ट होता है। मतलब किसी भी दवाई को हम खाते हैं किसी ना किसी हेल्थ कंडीशंस के लिए, तो उन हेल्थ कंडीशंस को ट्रीट करने का जो इफेक्टिवनेस होता है वो मेनली उस दवाई के एपीआई कंपोनेंट में होता है। जबकि एक्सीपिएंट जो होता है, इट इज मेनली काइंड ऑफ डिलीवरी एजेंट। डिलीवरी एजेंट माने आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आप किसी भी मेडिसिन को, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसको किसी ना किसी कंपोनेंट के साथ अटैच करके दिया जाएगा, राइट। तो वो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है, जो सॉल्यूबल होता है, डाइजेस्टेबल होता है, जिसका मेन काम होता है कि मेन एपीआई को जो डिजायर्ड अमाउंट है उस अमाउंट में डिलीवर कराए हमारे बॉडी के अंदर। जैसे कि आप सिरप ही पीते हैं, कोई भी टॉनिक पिया, सिरप पिया, तो पूरा का पूरा सिरप जो है वो दवाई थोड़ी है, वो एपीआई थोड़ी है। सिरप में ज्यादातर जो प्रोडक्ट है, लिक्विड जो है, इट इज एन एक्सीपिएंट, जिसका मेन काम है उसके अंदर की एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन थेरेपेटिक इफेक्ट देने वाली केमिकल है, उसको डिलीवर कराना। तो एक्सीपिएंट्स आर इनर्ट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इनर्ट मतलब उनका खुद कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट दे आर सिंपली यूज्ड फॉर डिलीवरिंग एपीआई। सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे लगभग आप कह सकते हैं 1990s तक, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज वेयर लीडर्स इन जेनेरिक मेडिसिन प्रोडक्शन। तो जेनेरिक ड्रग प्रोडक्शन में इंडियन फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां जो हैं देवर लीडर्स। लेकिन धीरे धीरे चाइना हैज स्टार्टेड टेकिंग बैक अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल मार्केट शेयर फ्रॉम इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। यू सी, आज के डेट में अगर बात की जाए तो भारत के अंदर 80% तक जो एपीआई है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेडिसिन, आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना इटसेल्फ। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, वो धीरे धीरे चाइना के जो एपीआई प्रोडक्ट्स हैं, उनके चीप ऑल्टरनेटिव्स होने के कारण, चाइनीज चीप ऑल्टरनेटिव्स होने के कारण, हमारे देश की फार्मास्यूटिकल कंपनियां अब वो एपीआई प्रोडक्शन उन्होंने काफी सारे बंद कर दिए हैं। नाउ दे मोस्टली इंपोर्ट दीज एपीआईज, और उसको फिर इस्तेमाल करके हमारे देश में मेडिसिन बनाई जाती है। So this is the current situation. Most of the APIs that is being used in India by Indian pharmaceutical companies is imported from China. उसी कॉन्टेक्स्ट में करंट न्यूज है। देखिए पेनिसिलिन जी, ये एक तरीके का एंटीबायोटिक है, जिसका प्रोडक्शन हमारे देश में लगभग 30 साल पहले बंद हो गया। द लास्ट प्लांट दैट यूज्ड टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन जी was shut down in India about 3 decades ago. पेनिसिलिन जी भी एक तरीके का एपीआई है, an active pharmaceutical ingredient mainly used to treat several kind of infections। तो एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल किया जाता है पेनिसिलिन जी को। तो पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन भारत में क्यों स्टॉप हुआ? अगेन वही कारण, सब्सिडी ड्रिवन चीपर चाइनीज प्रोडक्ट्स फ्लडिंग इंडियन मार्केट, जिस कारण से इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनियां दे कुड नॉट compete and they had to stop the production of penicillin G। अब क्यों स्टार्ट हो रहा है, ये भी प्रश्न उठता है कि पेनिसिलिन जी का प्रोडक्शन अब कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो पेनिसिलिन जी प्रोडक्शन इज बीइंग स्टार्टेड इन इंडिया अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, हमने लास्ट मंथ ही संयोग से, आज जैसे 8 मार्च है, 8 फरवरी को हमने कवर किया था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार ने साल 2020 में स्टार्ट किया, जिसका मेन गोल था कि हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। आपको बेसिक इकोनॉमी, जो मेंस की इकोनॉमी क्लासेस है, उसमें एक बेस
मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्री मच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो प्री मच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी का, वक्त से पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन कर गई। तो उसको एड्रेस करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हाल फिलहाल में भारत सरकार ने, मेक इन इंडिया, फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसके अंतर्गत आप देखिए पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम इज मेनली एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये काम करेगा, यानी कि जितना अभी हम लोग हेवली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे इन ऑर्डर टू मीट आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और देश के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज कराएगा। और ऑफ कोर्स अगर देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगा तो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कैसा है कि कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी या कोई भी नई फैक्ट्री अगर जब सेटअप हो रही है भारत के अंदर, वो अपना प्रोडक्शन पहले के मुकाबले जितना प्रतिशत बढ़ाएगा, उसका लगभग 4 से 6% भारत सरकार उसको इंसेंटिव के तौर पे देगी। तो देखते हैं, पीएलआई स्कीम के अंतर्गत कंपनीज दैट सेटअप न्यू यूनिट और एक्सपैंड देयर प्रेजेंट यूनिट would get incentive of about 4 to 6% on the incremental sales from the goods made in India। तो पहले मान लीजिए अगर आप 100 सामान बेचते थे और एक का दाम था मान लीजिए 10 रुपए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब अगर पीएलआई स्कीम के अंतर्गत आप 150 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो 50 यूनिट आपने एक्स्ट्रा बनाए और पर यूनिट आपका दाम है 10 रुपया, तो 500 यूनिट का, 500 रुपए का, क्योंकि 100 यूनिट आप पहले बनाते थे अब 150 यूनिट बना रहे हैं अंडर पीएलआई स्कीम, तो 50 यूनिट आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं और एक यूनिट का दाम है 10 रुपए। तो 500 रुपए का आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस 500 रुपए का लगभग 4 से 6% तक सरकार देगी उस फैक्ट्री को इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी या इंसेंटिव। तो ये है पीएलआई स्कीम विच इज मेनली being used in India recently by the government in order to promote India's मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो पीएलआई स्कीम के अंतर्गत 14 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया, उनके ये नाम है। लास्ट मंथ जब हमने पीएलआई स्कीम को कवर किया था तो वी हैड सीन इट विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट गुड्स, कि कैसे व्हाइट गुड्स सेक्टर में कुछ कंपनियों ने कंप्लेन किया है कि उनका सब्सिडी अंडर पीएलआई स्कीम अभी तक उनको मिला नहीं। दैट वाज द न्यूज, बट दीज आर द 14 सेक्टर्स विच आर बीइंग कवर्ड अंडर पीएलआई स्कीम। और इसके अंतर्गत आप देखिए तो फार्मास्यूटिकल्स भी हैं, तो फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत अब भारत सरकार प्रोडक्शन बढ़ा रही है। पीएलआई स्कीम के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल है तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज किया जा रहा है हमारे देश के अंदर, और उसी के अंतर्गत फिर अब पीएलआई स्कीम में पेंसिलिन जी का प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर स्टार्ट हुआ है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट declared as state disaster in Kerala। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखिए डिजास्टर क्या होता है, एनी कैटेस्ट्रॉफी और मिसहैप मे बी बिकॉज ऑफ नेचुरल और मैन मेड कॉजेज विच में लीड टू लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इनको कहा जाता है डिजास्टर। तो डिजास्टर को अवॉइड करने का या उससे होने वाले इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के सारे जो प्रोसेस होते हैं उनको कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे देश के अंतर्गत उसको इंश्योर कराने के लिए अगेंस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी, तो अलग अलग तरह के डिजास्टर से उनके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमारे जीवन के ऊपर अगर ऐसा होता है तो इसके लिए एक कानून बनाया भारत सरकार ने, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अगर आप देखें तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत 3 लेवल पे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं डिजास्टर के अगेंस्ट अपने प्रिपरेशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे वी आर हैविंग नोडल एजेंसी विच इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मेन काम है ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को के इन्फोर्समेंट को देखना। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की मदद से भारत सरकार देश के किसी भी कोने में या पूरे देश के अंतर्गत कोई भी इमरजेंसी मेजर्स ले सकती है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इम्पैक्ट ऑफ एनी डिजास्टर। फॉर एग्जांपल जो लॉकडाउन लगाया गया था 2020 मार्च में अगेंस्ट कोविड टू प्रिवेंट द राइज ऑफ पैंडेमिक, तो वो लॉकडाउन लगाया गया था बाय इन्वोकिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ओनली। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये कानून भारत सरकार को पावर देता है
कि वो किसी भी देश के कोने में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करके अलग अलग एक्शंस ले सकते हैं, कि लॉकडाउन लगा दिया या किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो भारत सरकार के लेवल पे नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है भारत सरकार के लेवल पे, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री जी खुद होते हैं। एंड देन वी आर हैविंग नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच इज चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी। तो भारत सरकार को अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई एक्शन लेना है तो इस लेवल पे फैसला होता है। मेनली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर वो फैसला लेती है एनडीए में। स्टेट गवर्नमेंट को कोई फैसला लेना है तो स्टेट लेवल पे इसी कानून के अंतर्गत ये तीनों एजेंसी जो है, तीनों लेवल पे जो भी स्ट्रक्चर से हायरार्की बनाई गई है, ऑल दीज स्ट्रक्चर्स एंड हायरार्की हैव बीन क्रिएटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 ओनली। तो स्टेट लेवल पे वी आर हैविंग स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे असम के अंदर है असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी chaired by the chief minister himself, and then we are having state executive committee chaired by the chief secretary। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी आर हैविंग डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये है स्ट्रक्चर created under disaster management act 2005 in order to deal with any kind of disastrous situation। अभी करंट न्यूज क्या है? करंट न्यूज ये है कि केरला की सरकार ने बेसिकली फैसला किया है, केरला की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया जा। केरला के अंदर अब ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट को एक डिजास्टर का दर्जा दिया गया है। तो यूनियन लेवल पे कौन कौन से चीजें जो हैं वो डिजास्टर कही जा सकती हैं, वो उसका फैसला करती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। किसी स्टेट में कौन सी चीजें जो हैं, कौन से इवेंट्स जो हैं वो डिजास्टर कहे जा सकते हैं स्टेट लेवल पे, उसका फैसला करती है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला किया है कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट विल बी डिजास्टर इन केरला। इससे फायदा क्या होगा? तो नाउ सिंस मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए डिजास्टर इन केरला, तो अब more initiatives could be brought by the state government in order to deal with some these problems, man animal conflict। for example, community involvement प्रमोट किया जा सकता है, नेबरहुड वॉच ग्रुप्स विल बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इनहांस विजिलेंस अगेंस्ट मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नाउ सिंस man animal conflict has been declared as a state specific disaster, so now there is a provision of expedited compensation for wildlife attack victims, exempting payment from treasury restrictions। तो अब जो भी victims वाइल्ड लाइफ से अटैक होंगे, वाइल्ड लाइफ के अटैक वाले जो भी विक्टिम्स होंगे, उनको टाइम बाउंड फैशन में कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। अब उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रेजरी डिपार्टमेंट से परमिशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सिंस नाउ दिस डिजास्टर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, अब उससे होने वाले विक्टिम्स को टाइम बाउंड फैशन में कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, इंडिया एआई मिशन। This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view। तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड इंडिया एआई मिशन में टोटल 10,372 10,372 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स। भारत के अंदर अक्टूबर महीने में एक ग्लोबल समिट हुई थी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसका नाम था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जीपीएआई समिट। वहां पे भारत सरकार ने अनाउंस किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि इंडिया विल कम अप विथ अ न्यू मिशन इन ऑर्डर टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इन द कंट्री। तो उसी अनाउंसमेंट को आगे ले जाते हुए अब भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन को लॉन्च किया है, जिसमें 10,372 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंडिया एआई मिशन, तो मेन दो गोल है। एक ऐसे टैगलाइन कहा गया है, मेकिंग एआई इन इंडिया एंड मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया। तो पहले इंडिया के अंदर एआई डेवलप किया जाएगा और फिर उस एआई का इस्तेमाल किया जाएगा भारत के अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। एआई विल बी मेड वर्क फॉर इंडिया। एंड सेकेंड, शोकेस द इंटरनेशनल कम्युनिटी द पॉजिटिव एप्लीकेशंस ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट and thereby making India competitive country as far as AI is concerned। अभी AI में we are lagging behind।
एआई के फील्ड में हम वी विल कैच अप विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली द डेवलप्ड इकोनॉमीज लाइक यूएस एंड ऑल। और दुनिया को हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है समाज के बेनिफिट के लिए। ये दो मेन गोल हैं इंडिया एआई मिशन के। 7 मेन फीचर्स हैं, 2 मेन गोल्स एंड 7 फीचर्स। मतलब क्या क्या कंक्रीट, या आप कह सकते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव तरीके से एक्शंस लिए जाएंगे अंडर दिस इंडिया एआई मिशन, तो वो है 7। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया एआई कंप्यूटिंग कैपेसिटी विल बी डेवलप। इंडिया का अपना एआई इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा। डेटा सेट्स, देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेनली बेस्ड ऑन डेटा। विदाउट डेटा एआई सिस्टम कैन नॉट वर्क, बिकॉज एआई का पर्पस ही है कि डेटा एनालिसिस करके इट हेल्प्स द रोबोटिक्स एंड ऑल टू मेक इट्स डिसीजन। तो इंडिया का अपना एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म होगा जहां पे क्वालिटी बट नॉन पर्सनल डेटा सेट्स विल बी केप्ट। मतलब ऐसा कोई बहुत इंडिविजुअल पर्सनल स्पेसिफिक डेटा तो नहीं रखे जाएंगे, बट अच्छे डेटा बट नॉट वेरी स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल बी स्टोर्ड अंडर इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म। फिर इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ये 7 स्टेप्स आपको एज इट इज रखने होंगे मेंस के लिए। अभी मैं सब इसलिए करा रहा हूँ, हो सकता है आने वाले पीटी में सवाल आ जाए, अभी भी वो पेपर बना रहे हो, बट मेंस के लिए याद रखना होगा। कैसे लास्ट ईयर उन्होंने मेंस में पूछा था इंडियन सुपर कंप्यूटिंग मिशन, हो सकता है इस बार इंडिया एआई मिशन पूछ लें। तो 7 स्टेप्स एज इट इज रखने होंगे। इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो एआई रिलेटेड जो अलग अलग इनिशिएटिव्स होंगे, एआई रिलेटेड अलग अलग जो एप्स डेवलप होंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा अलग अलग सेक्टर्स में, भारत सरकार के हेल्थ एजुकेशन में, ताकि अलग अलग सेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे डील किया जा सके। इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, तो एआई रिलेटेड कोर्सेज एट अंडर ग्रेजुएट मास्टर्स लेवल एंड पीएचडी विल बी रिलीज। इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, एंड सेफ एंड ओवरऑल ट्रस्टेड एआई को डेवलप करना, दैट वुड बी द 7th feature of India AI mission, India AI mission. The next topic is Unnati 2024. This is also very important. Prelims के लिए भी important है. This topic is important from our syllabus GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, भारत सरकार ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, शॉर्ट में कहें तो उन्नति 2024। उन्नति इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका मुख्य गोल है कि इंडस्ट्रीज को डेवलप करे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करे इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसीलिए मैंने कहा कि असम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे फोकस करेगा उन्नति टू डेवलप देयर इंडस्ट्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इट सीक्स टू क्रिएट प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ताकि ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी डेवलप हो। तो इसके अंतर्गत होगा क्या कि सारे जो एलिजिबल इंडस्ट्रीज हैं उनको मॉनेटरी बेनिफिट देगी सरकार, लेकिन उनको फिर इस मॉनेटरी बेनिफिट को लेने के बाद 4 साल के अंदर अपने इंडस्ट्रीज को सेटअप करके रन करना शुरू करना होगा। तो इंडस्ट्रियल यूनिट्स who will gain incentive under this scheme Unnati will have to start their operation within 4 years of the incentive. It will be central sector scheme, मतलब पूरा पूरा फंड जो है भारत सरकार की तरफ से खर्च होगा। इस पूरे स्कीम के अंतर्गत जो भी फंड अलॉट होगा उसको 2 पार्ट में बांटा गया, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 9,737 करोड़ रुपए खर्च होंगे, विच विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू गिव इंसेंटिव टू एलिजिबल यूनिट्स, जो इस पैसे को लेंगे और अपने फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स। 300 करोड़ रुपए जो पार्ट बी का हिस्सा है, इसका इस्तेमाल मेनली किया जाएगा फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। जो भी नए इंडस्ट्रियल यूनिट होंगे या एक्सपैंडिंग यूनिट होंगे उनको पैसा मिलेगा अंडर दिस उन्नति स्कीम टू टेक फंड अंडर दिस स्कीम एंड expand their businesses that will help in increasing production। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में फायदा होगा, प्लस इंप्लॉयमेंट जनरेशन में भी फायदा होगा। ओवरऑल इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, उसके अंतर्गत भी डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
और नेक्स्ट टॉपिक इज आईएनएस जटायु। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, प्रिटी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने कहा कि हो सकता है कि अभी तक, आई डोंट नो, लास्ट ईयर लगभग 10 दिन पुराना न्यूज में उन्होंने पूछा था। तो छोटे छोटे टॉपिक्स अभी भी हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं फॉर प्रीलिम्स। आईएनएस जटायु भारत की नौसेना का, नेवल फोर्सेस का एक ग्रुप, जिसको हम लोग कहते हैं नेवल डिटैचमेंट, उसको स्टैब्लिश किया गया है लक्षद्वीप में, जिसका नाम है आईएनएस जटायु। तो आईएनएस जटायु इज द सेकेंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप। पहला था आईएनएस द्वीप रक्षक इन लक्षद्वीप, इन कावारती। फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल से प्रश्न दिया था कल मैंने। इट इज विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। एंड ये जो क्वेश्चन था 2018 यूपीएससी में आया था, पहला स्टेटमेंट सही है। यू सी, तीसरा स्टेटमेंट तो गलत है। जीएसएलवी मैक 3 इज 4 स्टेज, नॉट 4 स्टेज, इट इज 3 स्टेज ओनली, सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड पीएसएलवी लॉन्च, सैटेलाइट्स लॉन्च बाय पीएसएलवी रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड इन सेम पोजिशन, ये हो गया जियो स्टेशनरी। पीएसएलवी इज नॉट यूज्ड फॉर जियो स्टेशनरी इन जनरल, जीएसएलवी इज यूज्ड फॉर जियो स्टेशनरी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, one only. That's all from our side for today. Thanks for watching.